क्या जंग खत्म हो गई? आगे क्या होने वाला है? नाजरीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद जो कुछ हुआ वो हमने लम्हा बा लम्हा आप तक पहुंचाया। हिंदुस्तान के इस मिस एडवेंचर में ना सिर्फ 6 जंगी तैयारे तबाह हुए, जिनमें हाल ही में फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारे भी शामिल थे। ये वही राफेल तैयारे थे जिनको खरीदने में मोदी के करीबी दोस्त अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी को इन तैयारों को खरीदने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने बगैर वजारत दिफा और काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मंजूरी के डायरेक्ट मुआहिदा किया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। हालांकि उनके पास इस नौयत के दिफाई मंसूबे का कोई साबिका तजुर्बा नहीं था। मोदी हुकूमत ने इस डिफेंस डील में होने वाली भारी करप्शन को ना सिर्फ छुपाना था, बल्कि अपनी आवाम को यह भी दिखाना था कि ये तैयारे कितने जरूरी हैं। लिहाजा पुलवामा फॉल्स फ्लैग में पाकिस्तान के हाथों शर्मिंदगी उठाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू किया कि अगर राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद जब पाकिस्तान ने ना सिर्फ रडार सिग्नेचर्स और दीगर टेक्निकल डेटा की मदद से ये साबित किया कि वाकई पाकिस्तान ने राफेल गिराए हैं, इस बात की तस्दीक पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने की, बल्कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स भी बुरी तरह गिर गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद जो कुछ हुआ और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जो कुछ किया, इससे वाज़ेह होता है कि इस सब भारतीय रियासत बिहार में होने वाले इलेक्शंस को जीतने के लिए बीजेपी का एक घिनौना और खतरनाक खेल था। बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया का ये ट्वीट चेक करें। इस पर लिखा है, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। हमने कहा अच्छा है, लेकिन जब तस्वीर देखी तो सामने नरेंद्र मोदी फाइटर जेट के सामने खड़े हैं। तो आप बताना चाहते हो कि इंडिया स्ट्राइक्स बैक या मोदी स्ट्राइक्स बैक? और एक और ट्वीट में विक्ट्री फॉर इंडिया का जो पैगाम दिया, इसमें भी सिर्फ नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इन ट्वीट से क्या जाहिर हो रहा है? ये ट्वीट्स साफ जाहिर करते हैं कि बीजेपी पहलगाम के बाद सूरत हाल को अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बीजेपी कारकुनों ने जंग के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जगह जगह होर्डिंग्स लगाकर इन होर्डिंग्स में भी मोदी जी को फौजी लिबास में दिखाया गया था। जब पाकिस्तान ने इंडिया की इस हरकत का जवाब दिया, तब मोदी जी डरकर अमेरिका के पास चले गए कि हमें पाकिस्तान से बचाओ। CNN के मारूफ सहाफी निक रॉबर्टसन की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि इंडिया था जो डरकर अमेरिका से सीज फायर की भीख मांगने गया था। इस पूरी सूरत हाल में दुनिया का एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जो भारत की हिमायत में बयान देता, और दूसरी तरफ चीन, अजरबैजान, तुर्की समेत कई ऐसे मुल्क थे जो खुल्ला मुखल्ला पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी, बल्कि इन लोगों के लिए एक शर्मनाक शिकस्त थी, जो पिछले कई सालों से जयशंकर को भारत में सिफारतकारी का भगवान बनाकर पेश कर रहे थे। जयशंकर की हकीकत इतनी है कि ये मौसूफ टाटा सन्स के मुलाजिम रहे हैं, जबकि इनका बेटा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में काम करता है, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज फंडिंग करती है। जी हाँ, वही रिलायंस जिसको फायदा पहुंचाने के लिए राफेल खरीदने का ठेका दिया गया और राफेल की जरूरत को जस्टिफाई करने के लिए पहलगाम और पुलवामा जैसे फॉल्स फ्लैग किए गए। बीजेपी की इस बेवकूफ़ी की वजह से एक और अहम बात ये हुई कि कश्मीर का मसला एक बार फिर आलमी सतह पर जिंदा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सालसी की भीख मांगकर भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि कश्मीर का मसला अगर पुरअमन तरीके से हल करना है तो आलमी ताकतों को बीच में लाना लाजमी होगा। हालांकि आज तक भारत ये कहता आया है कि कश्मीर का मसला उसका जाती है और इसमें किसी तीसरे को शामिल नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान के हाथों ठुकाई के बाद उसका ये नजरिया भी बदल चुका है। पाकिस्तान की हिकमत अमली ने न सिर्फ भारत की फौजी और सिफारती हैसियत को चैलेंज किया, बल्कि दुनिया को ये दिखाया कि कश्मीर का मसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं,
बल्कि आलमी बरादरी का भी मसला है। इस सच्चाई ने भारत को एक बार फिर ये बावर कराया कि बैनुल अक़वामी सतह पर उनके झूठ और फरेब का पर्दा चाक हो चुका है और अब उन्हें हकीकत का सामना करना होगा।